हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वर्ण विचार। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक जितने अच्छे से समझ आ जाएगा तो आगे के कुछ टॉपिक्स है जो हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि संधि। अगर हमने संधि समझनी है तो उसके लिए वर्ण विचार का टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन के आधार पर, यानी कि जैसे कि ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम एटलीस्ट 7th 8th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पर किसके आधार पर है ये? लेखन के आधार पर, मतलब लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और अगर मौखिक रूप से कहें, एक सेकेंड, अगर मौखिक रूप से कहें तो ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। देखिए, इसमें वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण भी होती है और ध्वनि भी होती है, परंतु जो ध्वनि होती है वो मौखिक रूप में होती है, यानी कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के रूप में होती है। अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसकी जो भी ध्वनि आ रही है तो वो क्या हुई? वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में हो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ये सब, इनके भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हम वाक्य से शब्द बना सकते हैं, शब्द से भी हम तोड़ के उसकी वर्ण बना सकते हैं, पर वर्ण एक ऐसी चीज है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे ही छोटी इकाई। चलिए, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे कि हमने बताया था, मौखिक रूप ध्वनि है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में हो तो उसे ध्वनि कहेंगे। तो सिंपल वही है कि अगर वही लिखित रूप में हो तो वो वर्ण कहलाते हैं। मतलब इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। जिससे हम बोल रहे हैं, अगर उसी वर्ड को अगर हम लिख दें, उसी वर्ण को हम लिख दें तो वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है, ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक सेकेंड, 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इतना आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण यानी वही जो स्वर व्यंजन होते हैं हमारे, जो स्वर के अंदर ये सब आ जाते हैं और व्यंजन में क ख ग ये सब आ जाते हैं। चलिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, उनको स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, वर्ण क्या है? छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े आगे नहीं हो सकते, वही सबसे छोटी इकाई है। जैसे अ, क, ख, ग, ये तो मैंने बताए हैं वर्ण। अब इसमें से जो हमारे ये होते हैं अ, आ, ई, ये सब, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। ठीक है, और इसको हमने छोटी ई या बड़ी ई नहीं कहना है, स्वर, क्योंकि अभी वो मैं आगे आपको जब स्वर के प्रकार बताऊंगी तब बताऊंगी। देखिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर सिंपल यही मतलब है, जो अ से ओ, ये सब जो होते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है, यानी कि दीर्घ ऊ, री, ऋषि, ए, बड़ी ओ, जो भी है ये सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। अगर हम इनको बोलते हैं अ, आ, ई, इसके लिए हमें किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, और वर्ड की और वर्ण की हेल्प हमें नहीं चाहिए। एक स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? स्वर में।
और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। टोटल 11 संख्या होती है। संख्या यानी कि ये सारे अ से लेके ओ तक ये जो है टोटल 11 होते हैं। ये स्वरों की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ये यहाँ पर ह के नीचे री लगा है, ह्रस्व नहीं ह्रस्व, थोड़ा सा र का साउंड आना चाहिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो अब ये देखिए, ये जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। वैसे एक्चुअल में जो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि ये जो ई और ई, ये देखिए, इसको हम छोटी ई और इसको बड़ी ई नहीं कहेंगे। इस ई को हम क्या कहेंगे? ये जो बड़ी वाली है, ये वाली, इसको हम दीर्घ ई कहेंगे और इसको ह्रस्व ई। इसको चाहे ह्रस्व ई ना कहें, सिंपल ई कहें तो समझ आता है कि ये तो छोटी ई। पर जो ये बड़ी वाली है इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ ई। ऐसे ही ये वाला जो ऊ है ये क्या है? दीर्घ ऊ। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए स्वर के प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अ, ई, छोटा ऊ और री, ऋषि। ये इसमें क्या है? इसमें कोई एक्स्ट्रा मात्रा लगी है कहीं पर? ई पर अगर बड़ी मात्रा लगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, पर यहाँ पर मात्रा नहीं लगी, तो मतलब ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ऐसे अ के साथ क्या है? ये एक तरह से सारी मात्राएं तो है। ई कौन सी मात्रा होती है? छोटी ई जो होती है। तो इस मात्रा के साथ कोई दूसरी मात्रा अटैच हो रही है? नहीं, ये पूरी एक ही मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा ह्रस्व स्वर। ऐसे ही ऊ की मात्रा है, चाहे ये ऊ हो चाहे ये हो, ये तो चलो बड़ा है ये, तो इसमें किसी मात्रा की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक ही मात्रा हमारी यूज़ हो रही है, उसके साथ कोई दूसरी अटैच नहीं हो रही। तो जहाँ एक मात्रा का समय लगे वहाँ पर ह्रस्व स्वर होता है। लिखने में भी चाहे उच्चारण में भी, उच्चारण करते टाइम एक मात्रा का यूज़ हो, समय लगे, वहाँ पर ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, ऊ, इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। जैसे ऊ, अगर बड़ा ऊ बोले तो थोड़ा हम लंबा खींचते हैं ऊ, पर ह्रस्व स्वर में ऊ बस, तो इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, ज़्यादा हमने लंबा नहीं खींचा। तो ये है ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, जो हमारे अ से लेके आ तक जो हमने वो पढ़े थे, ओ तक, वो सारे हो गए स्वर में आगे। उसमें से अ, ये जो छोटे छोटे वाले, छोटी, छोटा ऊ, री, ऋषि और अ, ये सारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको आपको या तो नोट कर लीजिए साथ के साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको साथ के साथ ही लर्न करते जाइए। इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली चीज़ नहीं, इनको आपको थोड़ा थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा साथ के साथ। और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये तो आसान है। यहाँ पर देखिए, अभी बताया कि एक मात्रा का समय लगे, जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लग रहा है तो मतलब एक मात्रिक स्वर है वो। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये अभी बताया था मैंने, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लेते जब हम इनका उच्चारण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें 2 मात्राओं का समय लगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कितनी मात्राओं का समय लगे? 2। ह्रस्व स्वर में क्या था? 1 मात्रा का समय। दीर्घ स्वर में क्या है? 2 मात्राओं का समय। इस तरह याद कीजिए, ये थोड़ी सी ट्रिक बनती है जिससे इजिली याद हो जाए। 2 मात्राओं का समय जहाँ लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें द्विमात्रिक, अब यहाँ 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसका मतलब ये द्विमात्रिक हो गए। द्विमात्रिक उसे कहते हैं, यानी 2 मात्राओं को ही द्विमात्रिक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी पुकारते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 2 गुना।
सिंपल यहाँ पर 2 2 2 आ रहा है सब जगह, इजली याद हो जाएगा। यहाँ पर सब जगह क्या आ रहा है? 2 2 2 मात्राओं का समय लग रहा है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं इन्हें, और 2 गुना समय लगता है किसमें? ह्रस्व स्वर की तुलना में। किसमें? ह्रस्व स्वर की तुलना में इसको 2 गुना समय लगता है, थोड़ा डबल समय लगता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। पहले इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे आ। अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? जैसे है आ। अब इसमें संयुक्त क्या होता है? जब 2 को मिला लेते हैं तो संयुक्त हो जाता है। संयुक्त का मतलब होता है कि आपस में मिलाना, 2 को मिलाया तो वो संयुक्त स्वर हो गए, या इसे मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, पर हम इसे संयुक्त स्वर ही कहेंगे। जैसे अ और आ, ये दोनों आपस में मिले हैं तभी जाके आ मिला है, आ बना है, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ऐसे ही छोटी ई साथ में ऊपर ये लगा तो तब जाके बड़ी ई बनी। ऐसे ही ऊ के साथ हमने ये भी जोड़ा तब जाके बड़ा ऊ बना। ऐसे ही ए के साथ हमने ये जोड़ा तभी बड़ी ए बनी। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने क्या कहना है? संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण करते समय, और इनके उच्चारण में क्या है? ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। हो गया क्लियर? अब हमारे जो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई यानी दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इसको बड़ा ऊ नहीं दीर्घ ऊ बोल रहा है, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ये ए ह्रस्व स्वर में नहीं आएगी, दीर्घ स्वर में आएगी, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये बड़ी ये नहीं है तो इसलिए ह्रस्व में आएगी, नहीं, इसको दीर्घ में रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इसका 2 स्वरों के मिश्रण से निर्माण हुआ है। यहाँ हमने पढ़ा था ना, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संयुक्त स्वर? क्योंकि इसका 2 स्वरों के मिश्रण से निर्माण हुआ है। कैसे हुआ? 2 स्वरों के मिश्रण से निर्माण हुआ है। यहाँ पर ये बताया हुआ कैसे निर्माण हुआ है किसका, तो इसको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, मिश्रित चाहो तो मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक तरह से 2 स्वरों का मिश्रण करके ही हमने ये पूरा ये जो बने हैं ये बने हैं, तो इनको मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है आ। आ कैसे बना? अ प्लस अ करके आ बना। तो यहाँ पर हो गए 2 यूज। ऐसे ही छोटी ई और ई बन के बड़ी ई बना। ऐसे ही ये दोनों हस ऊ बन के दीर्घ ऊ बने। अ और ई ये मैंने बताया था ना, ये दीर्घ में आएगा, ह्रस्व में नहीं रखना है तो ये छोटी ए देखा जाए तो, पर इसका निर्माण 2 स्वरों से हुआ है। जैसे अ और ई को मिला के अ ई मिला के ए बना है, और ए और अ को मिला के बड़ी ए, और ऐसे ही अ और ह्रस्व ऊ को मिला के ओ बना है, और आगे ही ये क्या है? अ और ओ को मिलाकर औ बना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगी इसको भी। चलिए नेक्स्ट इज प्लुत स्वर। ये भी हमारा स्वर का प्रकार है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। कितनी? 3। अभी हमने ह्रस्व में पढ़ा 1 मात्रा का समय, फिर दीर्घ में 2 मात्रा का समय, ऐसे प्लुत में 3 मात्रा का समय। कितना? 3 मात्राओं का समय लगे तो प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का एक चिन्ह होता है, ये जैसे बड़ा ऐसा होता है, जैसे ये हमारा प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। ठीक है, इन्हें लिखने के लिए स्वर के बाद इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लुत स्वर का चिन्ह क्या होता है, या प्लुत स्वर को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। इन्हें लिखने के लिए स्वर के बाद ये जो एस बना है, ये प्लुत चिन्ह का प्रयोग होता है। इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? ये प्लुत स्वर यहाँ यूज हुआ है इस वर्ड में।
अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो पहचाना जा सकता है कि ये प्लुत स्वर है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें, तो क्या हो गया, त्रिमात्रिक स्वर। जहाँ 3 मात्राओं का समय लगेगा वहाँ त्रिमात्रिक स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, और इनका प्रयोग किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। पहले ये लाइन समझते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, मतलब उसमें समय कम लगता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं। और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं। और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से भी अधिक समय लगता है जब हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। इनका प्रयोग किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? दूर से पुकारने के लिए। अब मान लो कोई भी शब्द लिखा है और उसके बाद में या उसके बीच में कहीं भी ये हमने चिन्ह लगा दिए हैं प्लुत स्वर के, तो मतलब यहाँ पर प्लुत स्वर का यूज हुआ है। इसका मतलब हम दूर से पुकारा जा रहा है, मतलब जो एक शब्द है उसको हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। दीर्घ में हम ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं। से ऊ है तो दीर्घ ऊ को कहेंगे ऊ, थोड़ा सा समय लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। पर प्लुत स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ह्रस्व दीर्घ से भी। एग्जाम्पल से समझते उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये आपको ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना है कि प्लुत स्वर का चिन्ह ये है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ये भी है। बाकी सब तो मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, बस एक में 1 2 3 आ गया, कहीं पर अधिक समय कम समय आ गया, बाकी सारे मिलते जुलते पॉइंट हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये भी आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। बस एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट यही है कि इसका चिन्ह याद रख लेना है प्लुत स्वर का, और इनका प्रयोग किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। ये बात भी याद रखनी है। किस लिए किया जाता है? दूर से पुकारने के लिए, मतलब किसी चीज़ को थोड़ा लंबा खींचना हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ओम, ये क्या है? ओम। अब ओम को हम लिखते हैं ना ऐसे, एक तरह से प्लुत स्वर का, यहाँ पर ये भी समझ लिए, प्लुत स्वर को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे ये इसमें लगा है। जहाँ पर मान लो ये वाला चिन्ह आ जाएगा ना, तो वहाँ भी एक तरह से प्लुत स्वर है। ये यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, पर इस बात को भी एक बार नोट कर लीजिए। अगर ये वाला चिन्ह भी लगा हुआ है ना कहीं पर ऐसे 3 बन के ऐसे, तो मतलब वहाँ भी प्लुत स्वर का ही यूज हुआ है। ठीक है, और जहाँ पर ये वाला है वहाँ तो प्लुत स्वर है ही है, और जहाँ ये होता है वहाँ उसको भी हम प्लुत स्वर ही कहते हैं कि वहाँ पर प्लुत स्वर यूज हुआ है। ठीक है, चलिए ओम और राम। अब देखिए ओम, ओम को जैसे कि आपको पता है कि ओम को जब हम उसका उच्चारण करते हैं, जब ओम की चैंटिंग करते हैं तो कितना हम दूर तक उसे लेके जाते हैं, उच्चारण करते हैं, जैसे ओम ऐसे। तो यहाँ पर प्लुत स्वर का यूज हुआ है, और ये यही दर्शा रहा है कि यहाँ पे प्लुत स्वर का यूज हुआ है। ओम को हम अगर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, सॉरी ऐसे, तो भी ये सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो भी ये क्या होगा? सही होगा। और ये जो जहाँ चिन्ह लगे वहाँ पर ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, जितने अक्षर है उस पर लाइन खींचनी है, इनके ऊपर लाइनें नहीं खींचनी है। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी ठीक है हमारी स्पेलिंग। ठीक है, ऐसे ही राम, राम को अब मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा किसी को पुकारते हैं तो भी वहाँ पर यूज़ होता है प्लुत स्वर का, किसी को पुकारने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अब राम है, राम को हम पुकार रहे हैं, दूर से बुला रहे हैं, तो हम ऐसे राम बोलेंगे तो नहीं आवाज़ पहुँचेगी राम तक। पर अगर थोड़ा हम लंबा खींच के बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे और थोड़ा खींच के ऐसे बोलेंगे नाम को, तो सुनाई दे जाएगा। यानी हम दूर से पुकारने के लिए भी प्लुत स्वर का यूज़ करते हैं। जैसे राम, राम नहीं राम, थोड़ा सा खींचना है। और ये चीज़ याद रखिए, जहाँ ये वाले साइन यूज़ हो जाएं वहाँ पर क्या होता है? प्लुत स्वर यूज़ होता है। बाकी सारे एक जैसे हैं, तीनों के तीनों स्वर।
बस यही मेन पॉइंट यहाँ पर बनता था कि दूर से पुकारने के लिए और इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को याद रख लेना। बाकी सारा इजी था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, मिलती जुलती डेफिनेशन थी सबकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी हो, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। पर हमारा वन विचार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी रहता है। काफ़ी वन विचार, काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं वन विचार के अंदर। आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से अलग अलग वीडियो में समझेंगे ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो सब कुछ। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ के साथ नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो हमारे CTET, HTET, UPTET, रीट, जितने भी टेट एग्ज़ाम है हमारे, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ऑल्सो, क्योंकि वन विचार का टॉपिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, उनकी हिंदी व्याकरण में भी आता है। और स्पेशली ये वीडियो हमारे HTET स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो लाइक भी करना और साथ के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, जो जो बच्चे टेट एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं उनके लिए। हर एग्ज़ाम में आपको पता है हिंदी व्याकरण तो हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे टेट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, CET का हो, कोई भी हो, हिंदी व्याकरण तो हर जगह आती है। तो जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। बच्चों, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताते नहीं हो कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, अपना रिस्पॉन्स दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं। और अगर आपको कोई टॉपिक भी और समझना हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं आपको टॉपिक भी प्रोवाइड करा दूँगी। और साथ ही साथ आप शॉर्ट्स, हमारे चैनल पे जो शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है। मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ही मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, ज़्यादातर कई चीज़ें मैं शॉर्ट्स में ही डाल देती हूँ, चाहे CDP से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से रिलेटेड टॉपिक हो कुछ, तो आप शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा कीजिए। अब मैंने CDP की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, साथ के साथ CDP का अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दी है, तो आप उसको भी अच्छे से देखिए। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइए। और साथ के साथ हमारी NCERT सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, उसको भी आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे काफ़ी बच्चों की हेल्प होगी। और साथ ही जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी चैनल पे, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।